नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। 2009 से इस पे काम चालू था और 2022 में फाइनली ये कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। टोटल 13 साल लग गए इसको बनाने में, जिसमें से 8 साल का जो डिले था वो भी इंक्लूडेड है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन और इसकी लेंथ है 262 मीटर, विड्थ 62 मीटर और हाइट 60 मीटर। इसके अलावा 1600 क्रू की होस्टिंग कैपेसिटी है इसकी, एक सेपरेट हॉस्पिटल, इस तरह की बाकी फैसिलिटीज भी इसमें अवेलेबल है। ये बना है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में और ये पहला इंडिजीनियस डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। 76% कंट्रीब्यूशन इसमें इंडिया का ही है और पीएम मोदी के शब्दों में कहे तो ये एक चलता फिरता सिटी है। इसके बाद इंडिया के पास एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि एक सोवियत मेड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1987 से इसने सोवियत नेवी को अपनी सर्विस देना शुरू किया था और 2012 में इसको फाइनली रिटायर किया गया था रशियन नेवी से, जिसके बाद 2013 में इसको इंडिया ने खरीद लिया और 2013 से यह इंडियन नेवी को अपनी सर्विस दे रहा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो है 45,000 टन का, लेंथ इसकी है 284 मीटर, विड्थ है 61 मीटर और हाइट है 60 मीटर की। ये भी 1600 लोगों का क्रू एक साथ होस्ट कर सकता है। इन दोनों के अलावा इंडिया अब बढ़ रहा है अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर, जिसका नाम होगा आईएनएस विशाल, जो कि इन दोनों से भी बड़ा और इन दोनों से ज्यादा कैपेसिटी का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या एडवांस फीचर होंगे आईएनएस विशाल के, प्लस इसकी क्या जरूरत है इंडियन नेवी में इस समय, और अगर चाइना और यूएस से कंपेयर करें तो इंडियन नेवी कहाँ स्टैंड करती है जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके मामले में। ये सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अक्सर होता क्या है कि जब भी ऐसी कोई नई चीज इंडियन मिलिट्री में इंडक्ट की जाती है तो न्यूज चैनल वाले इसको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि अब बस पूरी इक्वेशन पलट गई है, अब इंडिया को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है। अलग अलग स्टेटमेंट जैसे चाइना की अब खैर नहीं बच पाएगा ड्रैगन, ये सब ये न्यूज चैनल वाले यूज करते हैं। जिससे होता क्या है कि हम लोग देश प्रेम के चक्कर में या फिर अपनी मिलिट्री के प्राउड के चक्कर में इसको सही मान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, नो डाउट, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉरशिप है या बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं इसकी, या ऐसा कोई चीज पहले दुनिया में अवेलेबल नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पहला इंडिजीनियसली मेड वॉरशिप है। पहली बार लिया गया कोई भी छोटा कदम बाद के 1000 बड़े कदम के मुकाबले बड़ा अचीवमेंट होता है। पहली बार में हम लोग को पता नहीं होता कि कैसी मुश्किलें आने वाली हैं सामने और ये चीज सक्सेस हो भी पाएगी या नहीं, मोराल थोड़ा डाउन रहता है। इसलिए ये जो आईएनएस विक्रांत है ये बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर हम लोग इसके बाकी चाइनीज या यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपेयर करें बिना किसी इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके, एक लॉजिकल असेसमेंट करें आईएनएस विक्रांत के डेवलपमेंट का, तो इसे बनाने में 8 साल का डिले हुआ है और इसका जो प्राइस था शुरुआत में जो सोचा गया था उससे 6 टाइम्स ज्यादा इसमें कॉस्ट लगी है। इसका जो डिजाइन था वो भी ओल्ड और आउटडेटेड है और कई मायनों में ये चाइना का जो पहला इंडिजीनियस डिजाइन एंड डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट था शेडोंग, उससे भी पीछे है। चाइना का जो सेदोंग एयरक्राफ्ट था उसका डिस्प्लेसमेंट वेट था 60,000 से लेकर 70,000 टन का। इस पे चाइना ने 2015 में काम करना शुरू किया था और सिर्फ 4 सालों में 2019 में फाइनली इसको कमीशन भी कर दिया गया चाइनीज नेवी में। बाद चाइना का जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, जिसको चाइना ने लॉन्च भी कर दिया है रिसेंटली, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 80,000 टन का। तो इस मामले में हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया अभी कितना पीछे है। अभी हम लोग का जो बना है ये 45,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है और चाइना के पास 80,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वेट का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिससे कमीशन करने के बाद चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। और चाइनीज नेवी का जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था लियाओनिन, क्योंकि इन लोग ने रशिया से खरीदा था, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट अगर हम लोग देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट भी 58,000 टन का है। ये भी ज्यादा है आईएनएस विक्रांत के डिस्प्लेसमेंट वेट से। के अलावा यूएस का जो गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 1 लाख टन से ऊपर है। इसे 2017 में कमीशन किया गया था यूएस नेवी में और ये अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वर्ल्ड का। फिर यूके का क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट जो है इसका भी डिस्प्लेसमेंट वेट अगर देखें तो ये 65,000 टन का है। तो इन सब के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं आईएनएस विक्रांत नीचे है। प्लस चाइना जो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इंडिया के लिए, ये जितनी तेजी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर को बढ़ा रहा है
उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 10-12 साल में इसके पास टोटल 5 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। 3 तो अभी ऑलरेडी हैं, 2 और ये इंडक्ट कर लेगा 2035 तक। जो चीज़ इंडिया को बनाने में 13 साल लग जा रहा है, वो चीज़ चाइना सिर्फ 4 साल में बना दे रहा है, वो भी उससे ज़्यादा बेटर कैपेबिलिटी का। इसीलिए अब इंडिया अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की ओर बढ़ रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट बताया जा रहा है हो सकता है 65,000 टन का। ये अभी फिक्स नहीं है, ये अप डाउन भी हो सकता है। रिसेंटली कॉस्ट ज़्यादा पड़ने की वजह से इसे कम करने की भी बात कही गई थी। तो जब तक ये फाइनली बन नहीं जाता तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट वेट है। इसके अलावा इसमें यूज़ होगा कैटोबार सिस्टम का, जो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है उसमें यूज़ किया गया है स्टोबार सिस्टम का। ये कैटोबार और स्टोबार होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले ये समझ लीजिए कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इनका जो रनवे होता है ये बहुत छोटा होता है, जितना एयरक्राफ्ट्स को चाहिए होता है उड़ने के लिए उसके कंपैरिजन में। इसलिए किया जाता है कि जो ये जेट्स हैं या फिर जो ये एयरक्राफ्ट्स है इनको एक्स्ट्रा पुश दिया जाता है, या फिर इनके उड़ान के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स से एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है ताकि ये शॉर्ट डिस्टेंस का रनवे यूज करके भी उड़ सके। उसके लिए किया जाता है कि जो स्टोबार सिस्टम होता है इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे का जो डेक है इसको थोड़ा इंक्लाइन बना दिया जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जब इस रनवे पे दौड़ता हुआ आता है तो जब टेक ऑफ करता है वो यहाँ से, तो उसको एक हाइट मिल जाती है और वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता है, जिसके बाद उस एयरक्राफ्ट इंजन का थ्रस्ट क्रिएट करने लगता है और वो स्टेबलाइज कर लेता है एयरक्राफ्ट को, और उसके बाद एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ पाता है। तो इस इंक्लिनेशन की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को अपवर्ड फोर्स मिला, जिसकी वजह से वो शॉर्ट रनवे का यूज करके भी उड़ सका। इसीलिए कहा जाता है कि स्टोबार सिस्टम जो होता है वो स्काई जंप की टेक्निक पे बेस्ड होता है। स्टोबार सिस्टम का फुल फॉर्म है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। अरेस्टेड रिकवरी का यूज यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि जब एयरक्राफ्ट वापस कैरियर पे आके लैंड करता है प्रॉब्लम फिर से वही होती है। लैंडिंग के लिए भी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रनवे है ये शॉर्ट है, इसलिए इस छोटे रनवे पे एयरक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए क्या जाता है कि एयरक्राफ्ट के नीचे एक टेल लगा दिया जाता है और जो कैरियर होता है इसमें हुक लगा होता है। ये जब एयरक्राफ्ट आता है एयरक्राफ्ट कैरियर के पास तो उसका टेल इस हुक से अरेस्ट हो जाता है, और ये जो हुक होता है ये अटैच होता है इलास्टिक बैंड से। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है रनवे पे ये जो इलास्टिक बैंड होता है ये इसे पीछे खींचता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में डिसेलरेशन आता है और एयरक्राफ्ट शॉर्ट रनवे पे ही आराम से लैंड कर पाता है। इसलिए इसको कहते हैं अरेस्टेड रिकवरी, यानी फोर्सफुली एयरक्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कम किया गया और उसको एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा दूसरा जो टेक ऑफ का मेथड होता है वो होता है कैटोबार सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें अरेस्टेड रिकवरी हम लोग समझ चुके हैं, वही सिस्टम इसमें भी यूज होता है लैंडिंग के टाइप। लेकिन टेक ऑफ के टाइम इसमें क्या होता है, जैसे कि कैटापुल्ट होता है जिसे कि हिंदी में गुलेल कहते हैं, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो इसमें यूज होता है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ। अब ये चीज होता कैसे है ये मैं बताता हूँ। जैसे कि गुलेल में क्या होता है, जब हम लोग उसको पीछे खींचते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाता है। जैसे गुलेल को फिर हम लोग छोड़ते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके आगे जो पत्थर लगाया जाता है या कोई भी चीज लगाई जाती है उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो चीज जाके फिर दूर हिट करता है। यानी हम लोग ने मैकेनिकल तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दी पुश करने के लिए, और वही चीज किया जाता है इसमें। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टीम पावर्ड। इसमें होता क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रनवे होता है इसके डेक के नीचे एक पिस्टन लगाया जाता है और इसमें स्टीम का यूज करके एनर्जी क्रिएट की जाती है। ये एनर्जी जब टेक ऑफ करना होता है प्लेन को तब ट्रांसफर की जाती है पिस्टन में, और पिस्टन जो एयरक्राफ्ट का आगे वाला पहिया है उससे अटैच कर दिया जाता है। ये पिस्टन सडन हिट करता है एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे वाले पहिए को, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट क्रिएट होता है और इस सडन एनर्जी के ट्रांसफर का यूज करके जो एयरक्राफ्ट होता है वो टेक ऑफ कर पाता है। और जो दूसरा कैटोबार सिस्टम होता है इसको इमल्स सिस्टम कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जाता है सडन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो टेक ऑफ कर सके। जो मैग्नेटिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सेम पोल्स रिपल ईच अदर, वो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है मैगलेव ट्रेन में भी, जो कि आपने देखा होगा फोटो में कि पटरियों से थोड़ा ऊपर चलती हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो स्टीम पावर्ड कैटोबार सिस्टम होता है उसमें आगे वाले पहियों को सडन हिट करने की वजह से जो वियरिंग और टीयरिंग होती है एयरक्राफ्ट के आगे वाले पहिए की वो ज्यादा होती है, और वो चीज इसमें नहीं होती है। लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये कि ये महंगा बहुत होता है और एडवांस टेक्नोलॉजी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा आईएनएस विशाल में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो EMALS सिस्टम की ही होगी, और ये टेक्नोलॉजी हम लोग ने परचेज की है US से।
आईएनएस विशाल को लेकर जो डिबेट है, ये कोई नई डिबेट नहीं है। 2011 में अभी आईएनएस विक्रांत बना भी नहीं था, तभी उस समय के जो नेवी के एडमिरल थे निर्मल कुमार वर्मा, उनने इसका मेंशन किया था। फिर 2012 में इसके डिजाइन पे काम शुरू होता है। 2015 में इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसके इनिशियल प्लानिंग के लिए 30 करोड़ भी अलॉट कर दिए थे। यूएसए से फिर इसके ईएमएलएस सिस्टम खरीदने की रिक्वेस्ट की गई। 2015 में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उनने कहा था कि हम लोग देखते हैं आगे बेच पाएंगे आपको या नहीं। फिर ये भी कहा था कि हम लोग सपोर्टिव हैं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इंडिया को। फिर इंडिया और यूएस की ज्वाइंट टीम बनती है आईएनएस विशाल के डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, और 2017 में फाइनली ये ईएमएलएस टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर की जाती है। उस समय ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के। अभी इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 के इनिशियल सालों में ये इंडियन नेवी में इंडक्ट भी कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जो प्रोजेक्ट का डिले होता है इंडिया में वो काफी होता है, हम लोग को पता है। लेकिन इसमें जो इनिशियल काम होता है वो शुरू हो चुका है। अप्रैल 2022 में इंडिया की भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जीई पावर कन्वर्जन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था इसके जो इंजन होगा उसके डेवलपमेंट के लिए। ना एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इंडिया को जो तीसरा एयरक्राफ्ट है इसकी जरूरत है भी कि नहीं। क्या ये इंडियन नेवी को कोई हेल्प दे पाएगा या फिर इंडिया को बाकी चीजों में अपना पैसा खर्च करना चाहिए। इस पे काफी मिक्स्ड व्यूज हैं। जो एनालिस्ट हैं और इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका, कई लोग इसके सपोर्ट में भी हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट में भी थे। यहाँ तक कि हमारे जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे विपिन रावत जी, वो भी इसके अगेंस्ट में थे। उनका कहना था कि इंडिया के पास जो आइसलैंड्स हैं अंडोमान के और लक्षद्वीप के, इसको डेवलप करना एज अ नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन कई लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग ये आर्गूमेंट देते हैं कि अगर इंडिया के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो 2 तो हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया यूज करेगी, एक अरेबियन सी में, दूसरा बे ऑफ बंगाल में, और तीसरा इंडिया को अगर अपने इस एरिया से हटके कहीं दूर कहीं ऑपरेशन लॉन्च करना है या किसी कंट्रीज को कोई हेल्प देनी है तो उसके लिए भेज सकता है। और ये करने के बाद भी उसका जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो स्टेशनड होगा उसके बॉर्डर पे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं इनका जब सर्विसिंग कराई जाती है, रिपेयरिंग कराई जाती है, तो इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे में हो सकता है किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्विस की जरूरत पड़े। इस टाइम पे भी इंडिया के पास कम से कम 2 एयरक्राफ्ट होना चाहिए। इसीलिए 3 एयरक्राफ्ट होने का ये फायदा है कि किसी एक की सर्विस की जरूरत पड़ती भी है तो बाकी 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वो हमेशा एक्टिव रहेंगे और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे इंडिया को। फिर ये भी कहा जाता है कि आईएनएस विक्रमादित्य जो है ये पुराना हो चुका है, इसको कुछ सालों में रिटायर करना पड़ेगा, तो उसके बाद वैसे भी इंडिया के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा। इसलिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए ताकि जो आईएनएस विक्रमादित्य है ये रिटायर हो तो इसको रिप्लेस किया जा सके। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये हेल्प करेंगे इंडियन नेवी को जो ब्लू वाटर नेवी बनने का एम्बिशंस है उसमें। ब्लू वाटर नेवी होती क्या है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि मैंने आईएनएस विक्रांत पे बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, उसको जाके देखिए। बेसिकली ये होता क्या है कि ब्लू वाटर नेवी उस नेवी को कहते हैं जो कि ऑपरेशन करने में कैपेबल है अपना जो एरिया है उससे दूर जाके भी। जो नेवीज होती है इनकी भी रैंकिंग होती है डिफरेंट जो कैपेबिलिटीज है इनकी उसके बेसिस पे। उसमें जो रैंक 1 होती है उसमें वो नेवीज आती हैं जो एक साथ मल्टीपल लोकेशन पे ग्लोबली अपने डिफरेंट ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। इसमें इस समय केवल यूएस नेवी है क्योंकि उसके पास इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यूएस चाहे तो अपना एक एयरक्राफ्ट परमानेंटली बेस कर सकता है पैसिफिक ओशन पे, दूसरा इंडियन ओशियन पे, तीसरा अटलांटिक पे, ऐसे ही चौथा कहीं और पर। इसका मतलब ये है कि यूएस एक टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे अपना जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर कर सकता है या अपने ऑपरेशन जो है अलग अलग उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। फिर जो रैंक 2 है इसमें वो नेवीज आती हैं जो एटलीस्ट एक लोकेशन पे अपने लोकेशन से दूर अपना जो पावर है उसको प्रोजेक्ट कर सकती है। यानी ये नेवी अपनी जो कंट्रीज है उसको तो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उस साथ ही साथ अगर वो चाहे तो कहीं एक लोकेशन पे सिर्फ और अपने पावर को दर्शा सकती है, वहां पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। फिर इसके बाद जो रैंक 3 होती है उसमें वो नेवीज आती हैं जो कि अपने कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपना जो एडजेसेंट एरिया यानी पास के एरिया है उसमें भी अपने पावर का प्रोजेक्शन कर सकती है। रैंक 3 में आती है इंडिया, रशिया, चाइना, इटली इन जैसी कंट्रीज। फिर चौथे में वो नेवीज आती है जिनके पास जो रीजनल पावर प्रोजेक्शन है उसकी कैपेसिटी होती है। यानी ये नेवीज अपने जो कंट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करेगी, अपना जो इकोनॉमिक जोन है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, प्लस थोड़ा सा और इकोनॉमिक जोन से आगे बढ़ के अपने पावर को भी दर्शा सकती है। इसमें आती है स्पेन, ब्राजील, जापान
ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इन जैसी कंट्रीज। इनके नीचे जो नेवीज होती हैं यानी रैंक 5 से लेके आगे जो नेवीज होती हैं, इनको ब्लू वाटर नेवीज नहीं कहा जा सकता। ये केवल अपने कंट्री को प्रोटेक्शन देने में सक्षम होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना कोई सी कंट्रीज की नेवी पावर प्रोजेक्शन में कैपेबल होगी अपने एरिया से दूर जाके, कि उतना उसकी रैंकिंग हाई होगी और उतना वो ब्लू वाटर नेवी कहलाएगी। इंडिया इस समय रैंक 3rd में है। अगर और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास आते हैं तो इसकी रैंक और इम्प्रूव हो सकती है, और रैंक 2 में जिसमें फ्रांस और यूके हैं उसमें ये आ सकता है। वी नो कि इंडियन ओशियन जो है ये बहुत बड़ा ओशियन है, और जो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा ओशियन से घिरा है दोनों तरफ से। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इसके आसपास की कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और यहाँ पर जो अपने इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिया को जरूरत है एक स्ट्रांग नेवी की। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर होना इंडिया के पास जरूरी है, ऐसे आर्गुमेंट दिए जाते। तो ये था गाइस पूरा वीडियो। यहाँ मैं इस क्वेश्चन को ओपन छोड़ूंगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के पास और एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए या फिर ये वेस्ट ऑफ मनी है एक तरह से। इसका आंसर दीजिए मेरे को कमेंट में, और इस वीडियो को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।